नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद। दोस्तों शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट मीन्स पहले उसको ट्राइवैलेंट के रूप में दिया जाता था, फिर उसका वैक्सीनेशन बाईवैलेंट के रूप में भारत सरकार ने कर दिया गया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को कि पोलियो के 3 टाइप प्राप्त है। कौन कौन से? 1, 2, 3। और 99 से अभी तक क्या है, जो टाइप 2 है वो नहीं मिला। 1999 से अभी तक टाइप 2 नहीं मिला हमें। इसी वजह से भारत सरकार ने क्या कर दिया है, टाइप 2 को देना बंद कर दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 और 3 का वैक्सीन करता है। तो ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट वैक्सीनेशन करता है भारत सरकार। आंसर हो गया इसका पोलियो का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका पीडीएफ है, डिटेल में दिया गया है। आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। आप सभी को बता दूं, राइनोवायरस जो है सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सामान्य जुकाम जो सब कुछ होता है, सर्दी, बुखार, ठिठुरन, हल्का फुल्का सभी को आता है, मोशन चेंज पर भी होता है, तो वो किसके कारण होता है? राइनोवायरस के कारण। अगले प्रश्न की तरफ, ये सब कुछ पीडीएफ है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। पेन कॉपी हाथ में रखिए और स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में आप बना सकते हैं, वरना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए टाइम कम करने के लिए मैंने डिटेल्स को आप सभी के लिए क्वेश्चंस के डिटेल रखे हैं, पर उसका आप स्क्रीनशॉट लेके आगे पढ़ सकते हैं। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। वायरस, ठीक है इसका आंसर। और इसके क्या होता है, यकृत, लीवर में सूजन और जलन हो जाता है। क्या हो जाता है इससे? जो लीवर है आपका, लीवर में क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा, ठीक है, और जलन हो जाती है हेपेटाइटिस बी के द्वारा। ठीक है, डिटेल में आप देख सकते हैं इसको। हेपा डीएनए वायरस, ठीक है, किसका सदस्य है ये? हेपा डीएनए वायरस का सदस्य है, हेपा डीएनए वायरस। बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी गलत है? पोलियो बंदर, टेपवर्म सुअर, रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा। सभी को पता है प्लेग किससे होता है? चूहे से होता है। ये जोड़ी बिल्कुल सही है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। टेपवर्म सुअर का कच्चा मांस खाने से होता है। लेकिन जो पोलियो है, क्या वो बंदर से होता है? बिल्कुल भी नहीं, पोलियो बंदर से नहीं होता। वो किससे होता है? संदूषित जल भोजन खाने से। ठीक है, मतलब गंदगी से ये होता है। क्या? पोलियो। साफ सफाई रखो, कभी पोलियो नहीं होगा। पोलियो का आपको पता ही है कहाँ पर असर होता है? माइंड पर। पिछली वीडियो में मैंने बताया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है। एड्स विषाणु में होता है डीएनए प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए, आरएनए प्रोटीन या केवल डीएनए। सभी को पता होता है एड्स क्या है? रेट्रोवायरस है। और उस वायरस का नाम क्या है? एचआईवी। क्या है वायरस का नाम? एचआईवी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आरएनए जो होता है, इसमें डीएनए नहीं होता। आरएनए क्या करता है? अपनी ही प्रतिलिपि बना देता है। क्या बना देता है? अपनी ही प्रतिलिपि, खुद को ही डुप्लीकेट कर देता है वो। ठीक है,
दोनों प्रतियां किसकी होती है? आरएनए की होती है, और उसी का मिलकर क्या बना होता है? एड्स। तो आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन उसमें होगी। चलिए नेक्स्ट। एचआईवी एक तरह का रेट्रोवायरस है। आरएनए के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं देने वाले वायरस के प्रकार को रेट्रोवायरस कहते हैं। मतलब जिसकी सूचनाएं कौन देगा? जिसकी आनुवंशिक सूचनाएं कौन देगा? आरएनए देगा, उसको क्या बोलेंगे? रेट्रोवायरस। ध्यान रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है क्षय रोग, आतशक, कैंसर, एड्स। सभी को पता है एड्स, पिछली वीडियो में बताया है, अभी पीछे भी मैंने बता दिया है। तो एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है? एड्स। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। घातक क्यों? क्योंकि इसकी दवाई अभी तक मतलब स्पेशली नहीं मिल रही है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका अर्थ है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षीण हो जाना। सर्वप्रथम यह रोग 1981 में, कब? 1981 में मध्य अमेरिका में प्रकट हुआ था, किंतु आज अनेकों देशों में हो चुका है। ठीक है, सर्वप्रथम कब हुआ था ये? 1981 में। 1981 में इसको प्रकट हो चुका था। ठीक है, ये है एचआईवी की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं 4 होस्ट और टारगेट सेल्स होती है। ठीक है, किसको लक्ष्य करती है? टी लिम्फोसाइट्स को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। नोट्स आप बनाते रहिए, क्वेश्चंस क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटिव है। एड्स किसके कारण होता है भाई? हेलमिंथी से होता है? बिल्कुल भी नहीं। बैक्टीरिया से होता है? बिल्कुल भी नहीं। फंगस से होता है? बिल्कुल भी नहीं। किससे होता है? वायरस से। आप सभी को पता है कौन सा वायरस है? एचआईवी, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट। उपयुक्त एड्स एक विषाणुजन्य रोग है जो आप सभी को पता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। एड्स एक अत्यंत घातक जानलेवा बीमारी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में डिटेल। आप इसमें ये भी देख सकते हैं ये किससे फैलता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दवाई आजमाई गई है? ठीक है, ज़िडोवुडीन, किसको क्या बोलते हैं? एजिडोथाइमिडीन। ये कैसी है? एंटी रेट्रोवायरल दवा। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत इसका असर है और इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी कोई सी नहीं। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? इसका आंसर है जापानी एन्सेफेलाइटिस। इसमें क्या होता है, जो जापानी एन्सेफेलाइटिस है, आपको मैंने बताया था कौन सी फैमिली है उसकी? फ्लेविराइडी। इस फैमिली का होता है कौन सा? जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग। ठीक है, सुअरों का क्या होता है? सुअर इसका वाहक होता है। सुअर क्या होता है? वाहक होता है। तो जहाँ पर सुअर नहीं होंगे, सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना, मतलब मानव वाले क्षेत्र से दूर रखेंगे सुअरों को, तो आप कौन से रोग से बच सकते हो? आप बच सकते हो जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग से। आगे बढ़ते हैं। देखो, पालतू सुअर एवं जंगली चिड़िया जापानी एन्सेफेलाइटिस के विषाणु के वाहक होते हैं। विषाणु को मच्छर इनसे प्राप्त कर मनुष्य एवं जानवरों को संक्रमित करते हैं।
अन्य किसी पालतू पशु में जापानी एन्सेफेलाइटिस के विषाणु नहीं पाए जाते हैं, अतः सूअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखकर इसका उन्मूलन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत आसान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? कुष्ठ, टिटनेस, मिजल्स, खसरा जिसको बोलते हैं, और हैजा। सभी को पता है बैक्टीरियल रोग है, और बैक्टीरियल के लिए क्या है, एंटीबायोटिक्स दिए जाती है। लेकिन वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं दी जा सकती। तो इसका आंसर क्या है, मिजल्स, खसरा। मिजल्स खसरा बच्चों में होने वाली एक प्रमुख विषाणुजन्य रोग है जिसको एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि विकल्प में शेष रोग जैसे कुष्ठ, टिटनेस, हैजा जीवाणुजन्य रोग है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविकों द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ। इसका आंसर 1980 में। ठीक है, WHO द्वारा क्या कर दिया गया, घोषित किया गया, विश्व से चेचक खत्म हो चुका है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। चेचक एक विषाणु जनित रोग है जो किसके कारण, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मिल चुका है एक और क्वेश्चन का, वेरियोला वायरस। ठीक है, इसके कारण वेरियोला वायरस यहाँ पे है लिखा हुआ। इम्यूनोलॉजी का जनक है एडवर्ड जेनर। किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। ठीक है, नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। ठीक है, कैसा है, वायरल है, वायरस द्वारा होता है। ठीक है, बीमारी मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारी जो अत्यंत संक्रामक होती है। ठीक है, आगे, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फूट एंड माउथ रोग होता है। किसके कारण होता है ये फूट एंड माउथ? अगर किसी के घर में गाय है, बकरी है या अन्य पशु है, मवेशियाँ हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि उनके मुंह कभी कभी क्या हो जाते हैं, सूजन हो जाता है, और पाँव में भी सूजन हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस के कारण होता है, जिसको कौन सा बोलते हैं, फूट एंड माउथ रोग। क्या बोलते हैं, फूट एंड माउथ रोग। डिटेल में पढ़ेंगे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पशु में खुर पका एवं मुंह पका वही विषाणु के कारण होता है। ल्योफ्लर तथा फ्राश 1897 में जर्मनी में पशुओं में खुर पका मुंह पका रोग का पता लगाया था। ठीक है, आगे, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? 2011 रिंडरपेस्ट बीमारी। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था। कैसा है ये, वायरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू विषाणु, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ी हो रही है। इसका आंसर क्या है, बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है, H5N1। डिटेल में पढ़ेंगे। बर्ड फ्लू देखो H1N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। ये लिखने में पीडीएफ सही से नहीं बनी है, इस वजह से क्या कर दिया गया है, इसको
इस तरह से लिखा गया है। इसका आंसर क्या है? H5N1। इन्फ्लुएंजा किसका है? ये इन्फ्लुएंजा का एक टाइप है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिखा गया है H5N1, H5N1 ऐसे लिखा जाता है। और ये क्या है? बर्ड फ्लू का वायरस है, कारक है। डिटेल में आप पढ़ेंगे। H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है, टाइप है। इसके कारण पक्षियों में एक अत्यंत संक्रामक व गंभीर श्वसन संबंधी बीमारी होती है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू कहते हैं। आगे ये H1N1 है। क्या है ये? H1N1। थोड़ा सा PDF बनाने वाले भी नए नए हैं, तो उन्होंने कुछ गलतियां की है, और यकीन मानो अगली वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा उन्हें समझ में नहीं आ रहा इन चीज़ों को कैसे लिखते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें समझाने की। हमारे मित्र है, अगली वीडियो इससे थोड़ा सा अच्छा होगा। ठीक है, इस पर सुधार किया जाएगा, ज़रूर सुधार किया जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब ये देखो, यहाँ पे H1N1 है। H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों के निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है स्वाइन फ्लू। डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा कुल के अंतर्गत शक्कर इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलाया जाने वाला एक संक्रमण है। इस वायरस को H1N1 विषाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? H1N1 विषाणु। ठीक है, मनुष्यों में यह संक्रमण मुख्य रूप से सुअरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले मनुष्यों में फैलने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इबोला है। इबोला क्या है? आतंकी संगठन है? बिल्कुल भी नहीं। प्राणघातक विषाणु या एड्स परीक्षण? ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। इबोला प्राणघातक विषाणु है जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया। ठीक है, और 1976 में इसकी पहचान की गई। इबोला वायरस का नाम लिया गया। कौन सी नदी है? इबोला नदी। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी कांगो के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और भी लिखा गया है इसके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। दूसरा है, जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। आप सभी को टाइगर मच्छर के बारे में ध्यान होगा, पिछली वीडियो में मैंने टाइगर मच्छर बताया था, तो उसी की फैमिली का क्या होता है? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी है। दोनों सही है, डिटेल में आप बात करेंगे इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीका वायरस रोग एक विषाणु के कारण होता है जिसका वाहक एडीज प्रजाति, एडीज इजिप्टी का मच्छर होता है। यह वही मच्छर है जो डेंगू, चिकनगुनिया तथा पीठ ज्वर के कारक विषाणु का वाहक होता है। ठीक है, ये साथ साथ किसका होता है? इसका भी वाहक होता है। और आपको पता ही है जीका वायरस का लैंगिक संचरण होना संभव है। आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन चुकी थी, आज वीडियो को छोटा किया गया है। अगर आपको इस तरह से पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कल वाले तरह डिटेल में बिल्कुल पूरा बताना है तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने आप सभी को कहा है मैं डेली इम्प्रूवमेंट रखूँगा।
जैसा आपको पसंद है मैं वैसा ही आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। बाकी क्वेश्चंस आप सभी को पता चल चुके हैं। क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ही हाई है, बहुत ही मेहनत करके बनाए गए हैं। सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ऐसा कोई सा ही शायद क्वेश्चन हो जो एग्ज़ाम में नहीं आया हो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एमसीक्यू यदि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लाने हैं तो मैं आपको 50 से 100 के बीच एमसीक्यू भी ला सकता हूँ। अगर इसके साथ साथ आपको अलग से एमसीक्यू चाहिए तो मैं आपको उसकी अलग से एक वीडियो डेली अपडेट कर सकता हूँ। सीधा डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर करके, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफाइन करना मैंने आपको पहले भी बताया है, इसलिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि डिफाइन के चक्कर में फिर हम इजी क्या ढूंढते, ऐसे इजी ऑप्शन ढूंढते हैं, फिर बाद में हमें दिक्कत होती है। बाद में फिर हमारे समझ में नहीं आता, वो जो क्वेश्चन होता है उसके आसपास के ही ऑप्शन दिए होते हैं, तो उनको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं सीधा डिफाइन जितना हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूँगा, बाकी डायरेक्ट, ताकि टाइम भी कम बने और कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए। तो कमेंट में अवश्य बताएं कि किस प्रकार से कंटेंट दूं। क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है, आप सभी को भी पता है। और आगे अगर 100 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें